मैंने जिंदगी में एक चीज सीखी है, पैसा बहुत कुछ बदल सकता है। पैसा अगर ईमानदारी से कमाया जाए तो सुकून देता है, लेकिन अगर गलत रास्तों से आए तो परेशानी का दरवाजा खोल देता है। ये कहानी भी कुछ ऐसी ही है, बैंकिंग सिस्टम, इनकम टैक्स और पैसों के अजीब खेल की। ये मेरी अपनी कहानी नहीं, लेकिन इसे सुनकर आपको लगेगा कि ये कहीं ना कहीं आपके आसपास भी हो सकता है। बात कुछ साल पहले की है। मैं अपने दोस्त अमित के घर बैठा था। अमित एक बिजनेसमैन था जिसकी कई जगहों पर दुकानें थी। उसने अचानक मुझसे पूछा, यार मैंने सुना है कि अगर मेरे अकाउंट में ज़्यादा पैसे आए या फिर आ गए तो इनकम टैक्स वाले नोटिस भेज सकते हैं, क्या ये सच है? मैंने उसकी बात सुनी और मुस्कुराया। हाँ भाई, सही सुना है। 8 साल तक के ट्रांजैक्शन पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नज़र रख सकता है। अमित की आंखें चौड़ी हो गई। उसने जल्दी से अपना फ़ोन निकाला और अपने बैंक स्टेटमेंट चेक करने लगा। मतलब अगर मैंने 2016 के बाद कोई बड़ी रकम जमा की हो या फिर निकाली हो तो मुझे नोटिस आ सकता है? मैंने सिर हिलाया, बिल्कुल। और खासकर अगर इनकम टैक्स को लगे कि कोई गड़बड़ है तो जांच तेज भी हो सकती है। अब अमित घबरा चुका था। उसने मुझसे पूछा, तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? क्या मैं अपने पैसे को अलग अलग अकाउंट्स में बांट सकता हूँ? मैंने उसे समझाया, आरबीआई का कोई नियम नहीं है कि तुम कितने सेविंग अकाउंट खोल सकते हो। तुम चाहो तो 10 या फिर 50 अकाउंट्स खोल लो, लेकिन उनका सही इस्तेमाल होना चाहिए। अगर तुम इन अकाउंट्स का इस्तेमाल ब्लैक मनी को सफेद करने या किसी अवैध काम के लिए करोगे तो दिक्कत तुम्हें ही हो सकती है। अमित ने राहत की सांस ली, लेकिन फिर उसने एक और सवाल किया, अगर मैं 10 अलग अलग बैंक अकाउंट खोल लूं तो क्या इसका कोई फायदा होगा? मैंने कहा, हाँ बिल्कुल होगा। एक नहीं, कई फायदे हैं। मैंने अमित को एक सच्ची घटना सुनाई। मेरी बैंक पोस्टिंग हरियाणा में थी। वहाँ एक अनाज मंडी थी जहाँ बड़े बड़े व्यापारी लाखों का माल खरीदते थे, बेचते थे। वहाँ का एक व्यापारी सिर्फ एक बैंक पर निर्भर था। एक दिन उसकी पेमेंट 99 लाख की फंस गई क्योंकि बैंक का सर्वर डाउन था। उसका ट्रक सील बंद खड़ा था और रोजाना 20,000 रुपए का किराया देना पड़ रहा था। अगर उसके पास दूसरे बैंक में अकाउंट होता तो वो आसानी से दूसरी बैंक से पेमेंट कर सकता था। अब सोचो अमित, मैंने कहा अगर तुम्हारे पास सिर्फ एक बैंक अकाउंट है और वो किसी दिक्कत में आ जाता है तो तुम्हारा पैसा फंस सकता है, लेकिन अगर तुम्हारे पास अलग अलग बैंक्स के अकाउंट हो तो तुम कभी भी बैकअप ऑप्शंस रख सकते हो। अमित ने सिर हिलाया, ये तो सही है, लेकिन इसका कोई और फायदा? मैंने कहा, हाँ, मान लो कि आजकल बैंक अलग अलग ऑफर्स देते हैं। एक बैंक क्रेडिट कार्ड पर डिस्काउंट देता है, दूसरा बैंक फिक्स डिपॉजिट पर अच्छा ब्याज देता है और कोई बैंक है लोन सस्ता देता है। अगर तुम्हारे पास अलग अलग बैंक अकाउंट है तो तुम इन ऑफर्स का फायदा उठा सकते हो। अमित को अब ये आइडिया पसंद आ रहा था, लेकिन फिर उसने पूछा, और नुकसान? मैंने कहा, सबसे बड़ा नुकसान ये है कि हर बैंक एक मिनिमम बैलेंस मांगता है और अगर तुमने 10 अकाउंट खोल लिए और हर बैंक 10,000 रुपए मिनिमम बैलेंस मांगता है तो तुम्हें 1 लाख रुपए हमेशा बैंक में रखना पड़ेगा और अगर बैलेंस कम हुआ तो बैंक पैसे काट लेगा। अमित सोच में पड़ गया। फिर उसने मुझसे पूछा, आजकल तो बैंक वाले फ्रॉड भी बहुत सारे होते हैं। अगर मैंने सारे पैसे एक ही अकाउंट में और रख दिए और किसी ने मेरे अकाउंट को हैक कर लिया तो मेरा क्या होगा? मैंने कहा, तुमने सही सोचा। मान लो तुम्हारे पास 10 लाख रुपए हैं और वो सारे एक ही बैंक में पड़े हो। किसी स्कैमर ने तुम्हारे अकाउंट को हैक कर लिया तो पूरे 10 लाख रुपए गायब हो जाएंगे। लेकिन अगर तुम्हारे पैसे 5 अलग अलग अकाउंट में हैं तो स्कैमर सिर्फ 1 या 2 बैंक से ही पैसे निकाल सकता है, बाकी बचे रहेंगे। अमित अब सच में परेशान हो चुका था। यार तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? मैंने उसे समझाया, पैसा सेविंग अकाउंट में मत रखो, उसे फिक्स डिपॉजिट यानी कि एफडी में डाल दो। जब भी कोई स्कैम होता है तो एफडी को तुरंत नहीं तोड़ा जा सकता क्योंकि उसमें ओटीपी, पासवर्ड और बैंक अप्रूवल लगता है, लेकिन सेविंग अकाउंट से पैसे तुरंत निकाल लिए जा सकते हैं। अब अमित का अगला सवाल था, अगर मेरा बैंक ही डूब गया तो? मैंने हंसकर कहा कि ये भी सोच लिया, अच्छा सवाल है। फिर मैंने उसे समझाया, आरबीआई का एक नियम है, DICGC यानी कि डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। अगर कोई बैंक डूब जाता है तो तुम्हें 5 लाख रुपए तक की गारंटी मिलती है। मतलब? अमित ने पूछा। मतलब ये कि अगर तुम्हारे एक ही बैंक में 10 लाख रुपए हैं और वो बैंक डूब गया तो सिर्फ 5 लाख रुपए तुम्हें वापस मिलेंगे, लेकिन अगर तुम्हारे 10 लाख रुपए 2 अलग अलग बैंक्स में है तो हर बैंक से 5-5 लाख रुपए वापस मिलेंगे, यानी तुम्हारा पूरा पैसा सुरक्षित रहेगा। अमित अब थोड़ा रिलैक्स हुआ, लेकिन उसकी आंखों में अब भी सवाल थे। उसने धीरे से कहा, अच्छा एक बात बताओ, क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कैसे करें कि इनकम टैक्स का नोटिस ना आए? मैं हंसा और बोला, अमित ये सवाल सिर्फ तेरा नहीं है, हजारों लोग इसे लेकर परेशान रहते हैं। आजकल हर किसी के पास कम से कम एक क्रेडिट कार्ड तो होता ही है, लेकिन इसका सही इस्तेमाल बहुत कम लोग जानते हैं। मैंने समझाना शुरू किया, देख क्रेडिट
क्रेडिट कार्ड एक ऐसी चीज है जो सही से इस्तेमाल हो तो फायदे का सौदा है, लेकिन अगर गड़बड़ हो गई तो परेशानी का दूसरा नाम भी है। अब मान ले तेरा क्रेडिट कार्ड हर महीने 50,000 रुपए की लिमिट पर चल रहा है। अगर तेरा खर्चा इससे ज्यादा होने लगा तो बैंक भी अलर्ट हो जाएगा और इनकम टैक्स वाले भी। अमित ने चौंक कर पूछा, मतलब ये कि अगर पूरे साल में तेरे क्रेडिट कार्ड की ट्रांजैक्शन 10 लाख रुपए से ज्यादा हो गई तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तुझसे सवाल पूछ सकता है, भाई इतना पैसा खर्च कैसे कर रहा है, इसकी सोर्स क्या है। और अगर तेरा क्रेडिट कार्ड का बिल कैश में जमा होता है और वो 1 लाख से ज्यादा हो गया तो और भी दिक्कत हो सकती है। अमित सोच में पड़ गया, यानी कि अगर मैं अपने क्रेडिट कार्ड का बिल ऑनलाइन भरूं तो दिक्कत कम होगी। बिल्कुल, इनकम टैक्स वालों को डिजिटल ट्रांजैक्शन से उतनी दिक्कत नहीं होती जितनी कैश ट्रांजैक्शन से होती है। अब अमित ने दूसरा सवाल दागा, तो फिर कैश ट्रांजैक्शन का क्या? अगर मैं रोज कैश में डील कर रहा हूँ तो क्या इससे भी नोटिस आ सकता है? मैंने सिर हिलाया, 100% आ सकता है। देख, सरकार डिजिटल इंडिया को बढ़ावा दे रही है। अगर तेरे अकाउंट में अचानक से बहुत सारा कैश आने लगे तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अलर्ट हो जाएगा। मान ले तेरे अकाउंट में अचानक से 20 लाख रुपए कैश जमा हो गए और तेरी इनकम सिर्फ 5 लाख की दिखाई दे रही है, तो ये सवाल उठाएगा, भाई ये पैसा कहाँ से आए? इनकम टैक्स वालों के लिए एक रेड फ्लैग होता है। लेकिन अब अमित थोड़ा घबरा गया, तो फिर मुझे तो कैश में डील ही नहीं करनी चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन ध्यान रखना चाहिए कि कैश में बड़ी रकम डिपॉजिट करने से पहले उसका सही हिसाब किताब हो। अगर तू कोई बिजनेस करता है और तेरे पास कैश आ रहा है तो उसे अकाउंट बुक में सही से दिखाओ। और अगर तेरी सैलरी ही कैश में आती है तो हर महीने थोड़ा थोड़ा जमा कर, एक साथ बड़ी रकम मत डाल। अब अमित का अगला सवाल था, और फिक्स डिपॉजिट का क्या इसमें भी इनकम टैक्स नोटिस आ सकता है? मैंने जवाब दिया, हाँ आ सकता है। मान ले तेरी फिक्स डिपॉजिट का ब्याज साल भर में 40,000 रुपए से ज्यादा हो गया, बैंक सीधे तेरे ब्याज पर 10% TDS यानी कि टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स काट लेगा। और अगर तूने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में ये ब्याज नहीं दिखाया तो तुझे नोटिस आ सकता है। तो फिर इसका क्या हल है? अगर तेरी इनकम टैक्सेबल लिमिट में नहीं आती तो तू फॉर्म 15G भर सकता है, इससे बैंक TDS नहीं काटेगा। लेकिन अगर तेरी इनकम ज्यादा है तो बेहतर है कि FD को छोटे छोटे हिस्सों में अलग अलग बैंक्स में करवा ले, ताकि ब्याज पर टैक्स का बोझ कम हो जाए। अगर आप भी अपनी मेहनत की कमाई को सुरक्षित रखना चाहते हैं और इनकम टैक्स के झंझट से बचना चाहते हैं तो इन सब सवालों को, इन सब बातों को हमेशा याद रखें। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी काम आई होगी। तो आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए सुरक्षित रहें और स्मार्ट बैंकिंग करें।